टॉपिक चल रहा था ऋण पत्रों का निर्गमन। और ऋण पत्रों के निर्गमन में हमने अब तक जो किया है उसमें कि ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी सममूल्य पर करती है, प्रीमियम पर करती है, पट्टे पर करती है, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं। इसके अलावा कंपनी अधिअभिदान होता है। अधिअभिदान की स्थिति में ऋण पत्रों के निर्गमन पर ठीक उसी प्रकार की प्रविष्टियाँ की जाती है जिस प्रकार के अंशों के निर्गमन पर की जाती है। एक टॉपिक हमने किया था उसमें प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी कि जिसमें कंपनी संपत्ति क्रय करती है और बदले में संपत्ति के विक्रेता को नकद भुगतान न करके ऋण पत्रों का भुगतान करती है, जिसको प्रतिफल बोलते हैं, तो कंसिडरेशन। तो प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन है वो भी सममूल्य पर, प्रीमियम पर या भट्टे पर किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जाता है वो अपना टॉपिक हो चुका है। आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है संपार्श्विक प्रतिभूति, यानी कि इसमें कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है लेकिन धनराशि जुटाने के लिए नहीं, बल्कि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में। संपार्श्विक प्रतिभूति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये संपार्श्विक प्रतिभूति क्या होती है? देखो, कई बार कंपनी के द्वारा किसी भी बैंक से या वित्तीय संस्था से लोन लिया जाता है, तो उस बैंक या वित्तीय संस्था को कंपनी नकद भुगतान न करके उसे ऋण की जमानत के लिए अपने ऋण पत्र रख देती है। कंपनी के द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाता है, तो उस बैंक या वित्तीय संस्था के द्वारा जमानत मांगने पर जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में अपने ऋण पत्र रख दिए जाते हैं। तो जमानत के रूप में जो ये ऋण पत्र रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपनी के ऋण पत्र हैं वो बैंक के पास जमा रहते हैं। जब तक कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करती है, वो ऋण पत्र उस बैंक के पास में जमा रहते हैं प्रतिभूति जमानत के रूप में। और जब कंपनी लोन का भुगतान कर देती है तो उस बैंक के द्वारा उन ऋण पत्रों को रिफंड कर दिया जाता है, यानी कि वापस कंपनी को लौटा दिया जाता है। लेकिन यदि कंपनी किसी कारणवश ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है, तो वो बैंक या वित्तीय संस्था जिसके पास जमानत के रूप में ऋण पत्र रखे हुए हैं, उन ऋण पत्रों को सामान्य जनता में विक्रय करके अपने ऋण की राशि वसूल कर सकते हैं। तो इसकी हम एंट्री है वो क्या करेंगे? देखो, इसमें बैंक के द्वारा ये कंपनी के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लिया जाता है, तो सबसे पहले तो हम लोन की एंट्री करते हैं। और लोन की जो एंट्री है वो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। बैंक से जितने का लोन लिया जाता है उतने से हम एंट्री कर देंगे। जैसे मान लो प्रश्न में दे रखा है कि एक कंपनी के द्वारा बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया गया, तो 10 लाख रुपए का लोन लिया गया, ये लोन की हमने 10 लाख रुपए से एंट्री कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि बैंक ने जमानत के रूप में उस बैंक के पास, कंपनी ने जमानत के रूप में बैंक के पास 12 लाख रुपए के ऋण पत्र जमा करवाए जमानत के रूप में, जिसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब लोन की तो हम एंट्री करेंगे, ये जमानत के रूप में कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र रखे गए थे बैंक के पास, इनकी प्रविष्टि की जाए या नहीं की जाए, इसके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि संपार्श्विक प्रतिभूति की प्रविष्टि नहीं की जानी है, तो हम क्या करेंगे, केवल जो लोन लिया गया उसी की एंट्री करेंगे। जमानत के रूप में जो ऋण पत्र रखे गए हैं उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, बस एक एंट्री करके ही छोड़ देंगे। और वो जो जमानत के रूप में ऋण पत्र रखे गए हैं उनको हम कहीं पर दिखाएंगे नहीं, केवल हम क्या करेंगे, सूचना के रूप में उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सूचना के रूप में बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे? तो देखो, इसमें कंपनी की बैलेंस शीट है वो एक अलग तरीके से बढ़ती है, तो ये बैलेंस शीट में आपको इस चैप्टर के बाद में बताऊंगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट में वैसे बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में हम जो इस प्रकार के जो लोन वगैरह है जितने भी होते हैं सब लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो लायबिलिटी साइड में ये आपके नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आपके मेन हेडिंग है
और इसके अंदर पॉइंट आता है आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब यह है कि कंपनी के द्वारा जितने भी लोन लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म के, चाहे बैंक से लोन लिया जाए और किसी से लिया जाए, ऋण पत्र जारी किए जाए, जो ऋण पत्र जारी किए जाए तो वो भी एक तरह से कंपनी का लोन ही है, उन सबको हम किस में दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। तो जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, नॉन करंट का मतलब ही होता है दीर्घकालीन, यानी कि जो चालू दायित्व नहीं है, जिनकी अवधि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल या 10 साल जो भी है, तो लॉन्ग पीरियड के होते हैं, वो नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती है। और उसमें आपका जो टॉपिक है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये आपकी सब हेडिंग है मेन हेडिंग में से। तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम क्या क्या दिखाते हैं? डिबेंचर्स, बैंक लोन, या जितने भी लोन वगैरह लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा किसी भी बैंक से, वित्तीय संस्था से, वो सब हम किसमें दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ठीक है, तो बैंक से लोन लिया गया है 10 लाख रुपए का, तो ये लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग है आपके सब हेडिंग है, इसी के अंदर दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे इसको? बैंक लोन, बैंक लोन है आपके, जैसे अमाउंट है ये आ गया आपके 10 लाख रुपए, ठीक है, ये तो दिखा दिया। लेकिन हमने जमानत के रूप में 12 लाख रुपए के ऋण पत्र जमा कराए थे, उसको हम इसमें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या देखा है कि जमान प्रविष्टि नहीं की जानी है, लेकिन सूचना के रूप में जरूर दिखाएंगे। तो ये बैंक लोन जो लिखा हुआ है, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, जैसे नरेशन होता है वैसे सूचना के रूप में दिखा देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसमें? आपके 12 लाख डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि 12 लाख रुपए के ऋण पत्र जमानत के रूप में जमा कराए गए। तो ये सूचना हो गई, इसको अमाउंट में हमने नहीं दिखाया, तो केवल सूचना के रूप में दिखा रखा है, यानी कि बैंक लोन तो हमने दिखा दिया, और जमानत के रूप में जो ऋण पत्र जमा कराए थे उसको केवल सूचना के रूप में दिखा दिया कि हमने 12 लाख के ऋण पत्र है वो जमा करा रखे हैं बैंक के पास, बस। लेकिन इसको हमने टोटल में नहीं दिखाया। ये तो है पहली परिस्थिति, मतलब 2 परिस्थितियां। तो पहली परिस्थिति कि यदि बैंक से लोन लिया जाता है और जमानत के रूप में कोई ऋण पत्र जमा कराए जाते हैं कंपनी के द्वारा बैंक के पास, उनकी प्रविष्टि नहीं की जानी है, तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे। एंट्री तो करेंगे एक, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई पहली परिस्थिति। ठीक है, अब है दूसरी परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति जिसमें प्रश्न में दे रखा है कि बैंक से लोन लिया गया 10 लाख रुपए का और 12 लाख रुपए के ऋण पत्र जमानत के रूप में जमा कराए गए, और प्रश्न में दे रखा है कि उसकी प्रविष्टि की जानी है, संपार्श्विक प्रतिभूति की प्रविष्टि की जानी है। तो हम क्या करेंगे? 2 एंट्री करेंगे। एक एंट्री है तो 10 लाख रुपए का जो लोन लिया गया है इसकी एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, जमानत के रूप में जो ऋण पत्र जमा कराए गए उसकी भी एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री है वो क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर डिवेंचर्स। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। हमने ऋण पत्र है जमानत के रूप में कितने जमा कराए? 12 लाख रुपए के। तो ये 12 लाख रुपए से एंट्री कर देंगे, जितने के हमने गारंटी के रूप में या जमानत के रूप में जमा कराए उतने से एंट्री कर देंगे, यानी कि 2 एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि संपार्श्विक प्रतिभूति की प्रविष्टि की जानी है तो ठीक है, तो एंट्री तो 2 कर देंगे। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? देखो, बैलेंस शीट में बैंक लोन है, ये तो हमारे 10 लाख रुपए आ गया, और मैंने ये भी बताया था कि बैंक लोन हो चाहे डिवेंचर्स हो, सब हम किस में दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। तो फिर क्या करेंगे? अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दिखाना है, प्रविष्टि कर रहे हैं, तो क्या सूचना नहीं दिखानी है बल्कि उसको भी दिखाना है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? आपके डिवेंचर्स। अब क्वेश्चन के अंदर कोई सूचना नहीं है तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास डिवेंचर्स है वो कितने के थे? 12 लाख रुपए के। डिवेंचर्स हमारे पास कितने के थे? 12 लाख रुपए के। और 12 लाख रुपए के डिवेंचर्स हमने जमानत के रूप में जमा करा दी, तो इसमें से लेस कर देंगे, इसमें लेस डिवेंचर सस्पेंस। $12 लाख रुपए।
इसी में से लेस करके निकालेंगे, तो अमाउंट कुछ नहीं बचेगा। कि इसका मतलब है कि हमारे पास 12 लाख रुपए के ऋण पत्र थे और हमने बैंक के पास जमा करा दिए, तो डिबेंचर सस्पेंस के नाम से लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, ये है आपके दूसरा तरीका, जिसमें दूसरे तरीके में हम 2 एंट्री करेंगे। पहली बैंक से लोन लेने की वो एंट्री करेंगे, और दूसरी जो हमने जमानत के रूप में ऋण पत्र जमा कराए उसकी एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR2 डिबेंचर्स। और बैलेंस शीट में बैंक लोन तो ऐसे दिखाई देंगे, और डिबेंचर्स में से हम क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस के नाम से लॉस ये लेस करके दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2 तरीके। तो ये मैंने अभी जो संपार्श्विक प्रतिभूति का टॉपिक बताया था, ये इलस्ट्रेशन आपके बुक में पेज नंबर 207 पर 13वां इलस्ट्रेशन। तो इसमें 4 लाख रुपए का लोन लिया है, 5 लाख के ऋण पत्र जमानत के रूप में जमा रखे हैं। तो इसको आप कर लेना इसी पैटर्न से जैसे मैंने समझाया है। ठीक है, एंट्री वैसे होगी कि अमाउंट चेंज हुआ है, इसको कर लेना। 14वां जो इलस्ट्रेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखा आदर्श लिमिटेड ने 4 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन किया। टोटल 4 लाख के ऋण पत्र जारी किए थे, और कैसे किए, 2 लाख के ऋण पत्र तो 10% बट्टे पर जारी किए नकद के लिए, ये तो नकद पैसा प्राप्त करने के लिए किए। तो 2 लाख रुपए के ऋण पत्र बट्टे पर, तो 2 लाख का 10% बट्टा कितना हो गया, 20,000। तो इसका मतलब है एक्चुअल में हमारे को ऋण पत्रों से कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 1,80,000। बट्टे पर जारी करते हैं तो डिस्काउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, तो पहले ये राशि प्राप्त हुई है हम उसकी एंट्री कर देंगे। अच्छा, इसमें कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं है, तो इसमें एप्लीकेशन या अलॉटमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट्टे पर जारी किया है तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का टोटल मूल्य है वो कितना था, 2 लाख रुपए। फेस वैल्यू 2 लाख थी, और 10% बट्टा कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो 20,000 बट्टा हो गया, तो एक्चुअल में राशि है वो कितनी प्राप्त हुई है, 1,80,000। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे 1,80,000 से। ठीक है, अच्छा इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं है, तो बस एक ही एंट्री करेंगे, वो तो एक प्रक्रिया होती है। तो हम क्या करते हैं, राशि शेयर के डिवेंचर्स के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे, फिर अलॉटमेंट की ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कि राशि प्राप्त करने की हम एक ही एंट्री कर देंगे। तो ये तो थी नकद धनराशि प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र जारी किए गए थे बट्टे पर, तो हम ये एंट्री कर देंगे। अब देखो आगे दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट है कि रमेश से 90,000 रुपए की स्थायी संपत्ति क्रय की, उधार खरीदी है, तो पहले संपत्ति की क्रय करने की एंट्री। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR टू रमेश, वेंडर का नाम है रमेश अकाउंट। अगर प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, तो संपत्ति क्रय करने पर हम एंट्री क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर, मतलब विक्रेता। तो इसमें विक्रेता का नाम क्या दे रखा है, रमेश, तो रमेश का नाम आ जाएगा। तो ये एंट्री कर दी हमने, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR टू रमेश। और ये संपत्ति है हमने कितने की खरीदी है, 90,000 रुपये की। तो 90,000 रुपये से ये संपत्ति की क्रय करने की एंट्री कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो प्रश्न में, अब रमेश को जब भुगतान करेंगे, विक्रेता को जब हम भुगतान करेंगे, तो ऐसा भुगतान है वो समूल्य पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है, और बट्टे पर भी हो सकता है, क्योंकि ऋण पत्रों के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिफल स्वरूप 1 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए। संपत्ति हमने 90,000 की खरीदी, और बदले में ऋण पत्र उसको 1 लाख के जारी कर दिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि बट्टे पर जारी किए हमने। बट्टे पर क्यों जारी किए, क्योंकि संपत्ति 90,000 की खरीदी है, बदले में उसको 1 लाख रुपए के ऋण पत्र दे रहे हैं। तो इसका मतलब है 1 लाख के ऋण पत्र हम उसको 90,000 में दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये बट्टा हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो अगर वेंडर को, विक्रेता को बदले में ऋण पत्र बट्टे वाले जारी किए जाते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट DR टू डिवेंचर्स। तो वेंडर का इसमें नाम दे रखा है रमेश, तो रमेश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट है इसमें, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट DR टू डिवेंचर्स,
तो समझ गए, इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कहीं पर बट्टे का या प्रीमियम का नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है कि 90,000 की संपत्ति क्रय की गई रमेश से और प्रतिफल में उसको 1 लाख के ऋण पत्र दे दिए। तो इसमें कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन इसमें बट्टा कैसे आया कि हमने संपत्ति 90,000 की खरीदी थी और बदले में ऋण पत्र हमने 1 लाख के दिए। इसका मतलब है 1 लाख के ऋण पत्र हमने उसको कितने में दे दिए, 90,000 में। तो इसलिए क्या हो गया, इसमें 10,000 रुपये का बट्टा हो गया। ठीक है, तो रमेश को पेमेंट हमारे को 90,000 रुपये का करना था और ऋण पत्र है वो हमने कितने के दे दिए उसको, 1 लाख रुपये के। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा आपके 10,000 रुपये। तो ये हो जाएगी आपके दूसरे नंबर की। ये तो पहला टॉपिक था कि जिसमें हमने ऋण पत्र नकद धनराशि प्राप्त करने के लिए जारी किए थे। और दूसरा, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है कि स्थायी संपत्ति क्रय की रमेश से और बदले में उसको ऋण पत्र दे दिए। तो ज़्यादा मूल्य वाले ऋण पत्र दिए जबकि संपत्ति का मूल्य कम था, तो हमेशा इसमें बट्टा होता है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से एंट्री कर देंगे। अगर वेंडर को बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो ये एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। ठीक है, ये हो गया आपके इसमें दूसरा टॉपिक। अब इसके बाद में तीसरा टॉपिक है कि बैंक से 50,000 रुपये का लोन लिया, ठीक है, और बदले में 1 लाख के ऋण पत्र जमा कराए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि बदले में जो ऋण पत्र हमने दिए हैं उसकी प्रविष्टि करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी है तो हम ये मान लेंगे कि प्रविष्टि करनी है। नहीं, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट होता है कि नहीं करनी है जब, तो हम क्या करते हैं, केवल जो लोन लिया गया उसी की एंट्री करते हैं। लेकिन प्रश्न में नहीं दे रखा है तो हम ये मान लेंगे कि उसी की प्रविष्टि भी करनी है। और अगर आप नहीं दे रखा है तो आप ऐसे भी मान सकते हो नहीं करनी है तो आपको नोट डाल के लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैंक से लोन लिया गया है उसकी एंट्री कर देंगे। और बैंक से लोन कितने का लिया गया है, 50,000 रुपये का। तो लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, कितने का लिया गया है, 50,000 रुपये का। ये 50,000 रुपये का हमने बैंक से लोन लिया है, सबसे पहले तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। और इसके बाद में हमने जमानत के रूप में 1 लाख रुपए के ऋण पत्र जमा कराएं, प्रविष्टि करनी है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। कितने से हो जाएगी, 1 लाख रुपए से, क्योंकि हमने जमानत के रूप में जो ऋण पत्र जमा कराए हैं वो कितने के कराए हैं, 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए की ये दूसरे नंबर की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो 3 परिस्थितियां थी इसमें। हमने नकद धनराशि प्राप्त करने के लिए बट्टे पर ऋण पत्र जारी किए। दूसरी परिस्थिति जिसमें स्थायी संपत्ति क्रय की और प्रतिफल में बट्टे वाले ऋण पत्र जारी कर दिए। और तीसरी परिस्थिति जिसमें बैंक से लोन लिया गया और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में यानी कि जमानत के रूप में 1 लाख रुपए के ऋण पत्र जमा करा दिए। तो पहले बैंक से लोन लेने की एंट्री कर देंगे और दूसरी जो जमानत के रूप में ऋण पत्र जमा कराए उसकी एंट्री कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। एंट्रियां तो हो गई है इसमें। एक लास्ट वाला जो टॉपिक था आपने, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैंक से लोन लिया और जमानत के रूप में ऋण पत्र जमा कराए, तो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको करके दिखाया था। उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब नॉन करंट लायबिलिटीज मेन हेडिंग और नॉन करंट लायबिलिटीज में सब हेडिंग है आपकी कौन सी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या क्या दिखाते हैं, बैंक से हम कोई लोन लेते हैं, ऋण पत्र जारी करते हैं, आपके जितने भी लोन होते हैं सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैंक लोन दिखा देंगे, कितने का, 50,000 रुपये का, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जमानत के रूप में ऋण पत्र 1 लाख की जमा कराएं। अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि पहले के ऋण पत्र कितने के थे, तो हम ये मान लेंगे कि पहले के ऋण पत्र भी कितने के थे, 1 लाख के। तो सबसे पहले उसी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स लिखेंगे 1 लाख और उसी में से लेस करके दिखा देंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस के नाम से कितनी राशि, 1 लाख रुपए।
1 लाख रुपए के उसमें से कम करके दिखा देंगे, यानी कि 1 लाख के ऋण पत्र थे और वो 1 लाख के ऋण पत्र हमने बैंक के पास जमा करा दिए जमानत के रूप में, तो उसका अमाउंट कुछ नहीं बचेगा, केवल बैंक लोन का जो अमाउंट है 50,000 वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन है इसको आप कंप्लीट कर लेना, दोबारा फिर से रिवाइज कर लेना। इसी पैटर्न का आपके बुक में क्वेश्चन है पेज नंबर 226 पर, पेज नंबर 226 पर आपके क्वेश्चन है आपके 17वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17वां पेज नंबर 226 पर। इसमें तो गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक से 5 लाख रुपए का ऋण लिया और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 6 लाख रुपए के ऋण पत्र बैंक के पास रखे। ठीक है, यदि ऋण पत्रों की प्रविष्टि की जाती है, यदि नहीं की जाती, दोनों परिस्थिति दे रखी है। तो जैसे मैंने इलस्ट्रेशन करवाया था ठीक उसी प्रकार से करना है। 5 लाख रुपए का लोन लिया और जमानत के रूप में 6 लाख ऋण पत्र जमा कराए, तो दोनों परिस्थितियों के अनुसार इसको करना है। पहली परिस्थिति के अनुसार वो एक एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है ये मैंने बता दिया था। फिर दूसरी परिस्थिति जिसके अनुसार हम 2 एंट्री करेंगे और फिर बैलेंस शीट में उसको दिखाना है। तो ये आपको 17वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन को तो उसको रिपीट करना ही करना है और इसको 17वें क्वेश्चन को करना है। ठीक इसी पैटर्न का है कि अमाउंट चेंज।